नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड का जो माइनर पेपर है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स। यानी कि जनरली देखो, मैं दोबारा यहाँ पे कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको वन शॉट क्लास में डिस्क्राइब करना थोड़ा सा टिपिकल सा काम है, बहुत लंबी क्लास चाहिए इसको। लेकिन फिर भी हम मोटा मोटा इसको डिस्कस करेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। और ये रही बात आपके इस पेपर की, तो इसमें इंटरनेशनल ट्रेड है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और पब्लिक इकोनॉमिक्स 3 सब्जेक्ट का ये कंबाइंड पेपर है। तो हम कोशिश करेंगे कि मोटा-मोटा आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकें कि एग्ज़ाम में आपके लिए अच्छा-सा मैटर आपके हाथ में हो। 4 यूनिट का आपका सिलेबस है, सिलेबस बहुत लंबा-चौड़ा नहीं है, बट थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअलाइज़ आपको इसमें ध्यान रखना होगा क्योंकि इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही कॉन्सेप्ट का है। तो चलिए करते हैं शुरुआत यूनिट फर्स्ट के साथ। यूनिट फर्स्ट में हम बात करेंगे गेन्स एंड ट्रेड की, फ्री ट्रेड की, डब्ल्यूटीओ की और बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो समझते हैं सबसे पहले ट्रेड क्या होता है। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। व्यापार का मतलब होता है 2 व्यक्तियों के बीच, 2 देशों के बीच। व्यक्तियों के बीच हो या देशों के बीच हो या फिर कोई 2 बिज़नेस या फर्म के बीच में हो, यानी कि व्यापार करने के लिए 2 पार्टी की ज़रूरत होती है और वो 2 पार्टी कोई भी हो सकती है। तो जब 2 पार्टियों के बीच कोई लेना-देना होता है, आदान-प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, एक कोई पैसा देता है या फिर थिंग्स एक्सचेंज करते हैं, बट दोनों एक-दूसरे को, यानी एक तरफ सेल का पॉइंट होता है और एक तरफ बाय का पॉइंट होता है, तो उस एक्टिविटी का नाम क्या होता है? व्यापार होता है, ट्रेड उसको कहा जाता है। ट्रेड refers to the exchange of goods and services between two individuals, businesses और country। यानी कि व्यापार का अर्थ है 2 व्यक्तियों, व्यवसायों या देशों के बीच वस्तुओं या और सेवाओं का क्या होना? आदान-प्रदान होना। Historically, trade began when people realized that no one could produce everything they needed। यानी कि ऐतिहासिक रूप से हम बात करें तो व्यापार तब शुरू हुआ था जब लोगों ने ये समझा कि वे अपनी सभी ज़रूरतें स्वयं पूरी नहीं कर सकते। यानी कि जब लोगों को ये समझ आई कि देखो, मेरी जितनी भी नीड है वो मैं खुद पूरी नहीं कर पाऊँगा, मुझे कहीं न कहीं इन नीड को कहीं और से बाय करना पड़ेगा या और से इसको हमें लेना पड़ेगा। तब क्या स्टार्ट हुआ होगा? तब व्यापार स्टार्ट हुआ होगा कि जो जिसमें स्पेशलाइज़्ड था उसने वो चीज़ें बेचनी शुरू कर दी। व्यापार दक्षता बढ़ाता है, विविध विविधता उपलब्ध कराता है और अर्थव्यवस्था को विकसित होने में क्या करता है? मदद करता है। यानी कि ट्रेड ही अर्थव्यवस्था को या इकोनॉमी को क्या करता है? डेवलप करने का काम करता है। अब बात करते हैं गेन्स फ्रॉम ट्रेड, यानी कि व्यापार से लाभ क्या है? गेन्स फ्रॉम ट्रेड रेफर्स टू द बेनिफिट्स दैट कंट्रीज ऑब्टेन बाय एंगेजिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि व्यापार से लाभ का मतलब हुआ कि वे फायदे जो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होकर क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। यानी कि जब 2 कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड या एक दूसरे के बीच में ट्रेड करती है, उन कंट्रीज को जो फायदे होने होते हैं, उन फायदों को हम क्या कहते हैं? गेन्स फ्रॉम ट्रेड सॉरी। When countries specialize in producing goods in which they have a comparative advantage and trade with each other, both countries can consume more than what they could produce alone। यानी कि जब देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता विकसित करते हैं जिनमें उन्हें तुलनात्मक रूप से ज़्यादा प्रॉफिट होता है और आपस में वो व्यापार करते हैं, तो दोनों ही देश अकेले उत्पादन करने की तुलना में अधिक उपभोग कर सकते हैं। इसको देखो थोड़ा सा सिंपल करके समझते हैं। जैसे 2 कंट्री है, एक इराक है और एक इंडिया है। इराक इराक किन चीज़ों में ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड है? भई वहाँ पेट्रोल और डीज़ल की बात करें तो इस पेट्रोलियम में वह बहुत स्पेशलाइज़्ड है। और इंडिया की बात करें, जैसे इंडिया एग्रीकल्चर वाले में बहुत स्पेशलाइज़्ड है। तो इराक को फ़ायदा किस में होगा? पेट्रोल में होगा। और इंडिया को फ़ायदा किस में होगा? एग्रीकल्चर में होगा या फिर इंजीनियरिंग गुड्स में होगा। तो इंडिया अपनी पेट्रोल की ज़रूरत इराक से पूरी करेगा और इराक अपनी एग्रीकल्चर की नीड इंडिया से पूरी करेगा, या इंजीनियरिंग गुड्स की नीड अपने से पूरी करेगा। तो इसमें जब, क्योंकि दोनों ही कंट्री को क्या होगा? अपने-अपने फ़ायदे होंगे। दोनों ही कंट्री का स्पेशलाइज़ेशन क्या है? अपना-अपना है। तो वह अपने स्पेशलाइज़ेशन को डेवलप करके कंपैरेटिवली ज़्यादा एडवांटेज उठाते हैं, और ताकि ज़्यादा एडवांटेज उठाते हैं, जबकि वो दोनों अगर अकेले होते, तो वह इस तरीके का फ़ायदा नहीं उठा पाते। और दोनों ही देश के जो लोग हैं, उनको चीज़ों को ज़्यादा कंज़्यूम करने की चॉइस मिलती है या उनका कंज़म्पशन और ज़्यादा हो जाता है। तो ये फ़ायदा किसका होता है? ये इंटरनेशनल ट्रेड का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं गेन्स फ्रॉम ट्रेड। की पॉइंट क्या है ट्रेड के?
स्पेशलाइजेशन यानी कि विशेषीकरण। कंट्रीज प्रोड्यूस गुड्स इन विच दे आर मोस्ट एफिशिएंट, यानी देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनमें वो क्या होते हैं, ज़्यादा दक्ष होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो लोग उन्हीं से वह चीज़ बाई करने की कोशिश करते हैं, या उन्हीं की चीज़ जो ज़्यादा फेमस होती है। लोअर प्राइसेज यानी ट्रेड अलाउज एक्सेस टू चीपर फॉरेन गुड्स, यानी कि कम कीमतें होती हैं, व्यापार से विदेशी सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होती है। वैरायटी ऑफ गुड्स यानी कि वस्तुओं की विविधता। कंज्यूमर्स गेट मोर चॉइसेस, यानी कि उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं, यानी कि जब ट्रेड होगा तो कई सारी की वस्तुएं मार्केट में होगी, तो कंज्यूमर के पास ऑप्शंस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा ऑप्शन होने से उनको प्राइस भी सस्ती मिलती है, कंपटीशन भी अच्छा होता है, और चॉइसेस भी क्या हो जाती है, खूब मिल जाती है। एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ यानी कि संसाधनों का कुशल उपयोग। ग्लोबल रिसोर्सेज आर यूज्ड मोर एफिशिएंटली, विश्व के संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, क्योंकि जो इराक के पास है, इराक का यूटिलाइज़ होता है, जो इंडिया के पास है, इंडिया का होता है, का होता है, क्योंकि इनकी डिमांड पूरे इंटरनेशनल मार्केट में होती है। तो जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी रिसोर्सेज है उनका यूज़ एफिशिएंट होता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ, अल्टीमेट टारगेट क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ होने का। तो इंक्रीज्ड ट्रेड बूस्ट इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। आर्थिक विकास यानी कि व्यापार से आय भी बढ़ती है, रोजगार के ऑप्शन बढ़ते हैं, और देश की जीडीपी भी बढ़ती है। तो अल्टीमेट इकोनॉमी की क्या होती है? ग्रोथ होती है। टाइप्स ऑफ गेन, लाभ की बात करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? कि स्टैटिक गेन्स होते हैं, डायनेमिक गेन्स होते हैं, स्थिर लाभ और गतिशील लाभ। इमीडिएट बेनिफिट्स सच एज मोर गुड्स लोअर प्राइसेज, यानी कि तुरंत मिलने वाले लाभ को स्टैटिक लाभ कहते हैं। अधिक वस्तुएं कम कीमतों पे बेचना, यानी कि हमने प्राइस कम करी तो डिमांड बढ़ गई, तो ये स्टैटिक लाभ आएगा, इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है। और डायनेमिक की बात करें तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लाइक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन एंड हायर प्रोडक्टिविटी। जबकि लंबे समय के लाभ जो तकनीकी सुधार की वजह से, इनोवेशन की वजह से, और प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता की वृद्धि की वजह से क्या होते हैं, मिलते हैं, उनको डायनेमिक गेन्स कहा जाता है। फ्री ट्रेड प्रोटेक्शन, फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन यानी कि मुक्त व्यापार और संरक्षण क्या है? तो मुक्त व्यापार की बात करें, जब दो कंट्रीज के बीच इस तरीके का ट्रेड ट्रेड हो कि उन पर कम से कम क्या हो, बैरियर लगे हो, कम से कम उन पे रोक टोक हो, कम से कम उन पे सरकार का इंटरफेरेंस हो, या यूं कहें उन पे कम से कम शुल्क वगैरह हो, कम से कम प्रतिबंध हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? फ्री ट्रेड कहेंगे। यानी फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं कि पॉकेट में व्यापार, नहीं। फ्री ट्रेड का मतलब होता है मुक्त व्यापार, यानी कि जिसमें कम से कम बैरियर्स हो, कम से कम उस पे प्रतिबंध। फ्री ट्रेड मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड विदाउट गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस सच एज टैरिफ्स, कोटाज और एक्सपोर्ट लिमिट्स, यानी कि मुक्त व्यापार वह होता है जिसमें सरकार आयात निर्यात पर प्रतिबंध जैसे शुल्क होना, कोटा आदि नहीं लगाती, या यूं कहे बहुत कम लगाती है। इट अलाउज द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन नेशंस। इससे क्या होता है? देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह होता है, यानी कि वस्तुएं दो देशों के बीच आसानी से आ जा सकती है, या यूँ कहें उनका फ्लो अच्छे से होता है बिना रोक-टोक के। एडवांटेज क्या होते हैं फ्री ट्रेड के? यानी कि मुक्त व्यापार के लाभ क्या होते हैं? लोअर प्राइस यानी कि कम कीमतें हो जाती है, क्योंकि शुल्क वगैरह, कोटा वगैरह, या यूँ कहें एक्सपोर्ट लिमिट वगैरह नहीं होती, तो लोअर लिमिट क्या है, सॉरी, कीमतें क्या होती है? कम होती है। मोर कॉम्पिटिशन यानी कि कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है और इम्पोर्ट भी बढ़ जाता है, तो कॉम्पिटिटर खूब हो जाते हैं मार्केट में, तो कॉम्पिटिशन भी क्या होता है? ज़्यादा होता है, और जो कॉम्पिटिशन हाई होता है तो क्वालिटी क्या होने लगती है? बेहतर होने लगती है, बेटर होने लगती है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और संसाधनों का उपयोग क्या होने लगता है? कुशलतम होने लगता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो हर कोई अपनी क्वालिटी पे फ़ोकस करेगा, क्वालिटी पे फ़ोकस करेगा, दैट मीन्स उनके पास जो रिसोर्सेज है, उसकी वह एफिशिएंसी को क्या करेंगे? यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो रिसोर्सेज का यूज़ एफिशिएंटली होने लगता है। और अल्टीमेट टारगेट दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, और इससे क्या होगा? आर्थिक विकास में मदद ही मिलेगी। अब प्रोटेक्शन क्या होता है? संरक्षण क्या होता है? देखो 2 कंपनियाँ हैं, सॉरी 2 देश हैं, उनके बीच फ्री ट्रेड हो रहा है, समझ गए? कोई बात नहीं। जैसे इधर इंडिया है, तो इधर चाइना है, या अदर कंट्रीज़ है, रेस्ट वर्ल्ड है पूरा का पूरा, फ्री ट्रेड होगा तो इंडिया की जो छोटी बेबी कंट्रीज़ है, तो इन्हेरेंट है, या यूँ कहें जो छोटी-छोटी फर्में हैं, कंपनी है, या यूँ कहें इंडस्ट्रीज़ है, अब इनके पास कौन आएगा? इनको कौन देखेगा? क्योंकि यहाँ से तो बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें आएगी। इनको प्रोटेक्शन देना, ये जो इंडिया की खुद की है, जो छोटी-छोटी है, जो नवज़ात है, जो कमज़ोर है, उनको प्रोटेक्शन देना क्या कहा जाएगा? प्रोटेक्शनिज़्म या प्रोटेक्शन कहा जाएगा, संरक्षण देना कहा जाएगा।
Protection refers to government policies that restrict imports to protect domestic industries, यानी कि संरक्षणवाद से तात्पर्य उन सरकारी नीतियों से है जो घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए आयात पे क्या लगाती है, प्रतिबंध लगाती है। यानी कि दो कंट्री है तो एक्सपोर्ट तो आप चाहे भले चाहे जितना करो, गवर्नमेंट भी चाहती है कि एक्सपोर्ट का क्या हो, प्रमोशन हो, एक्सपोर्ट संवर्धन होता है। लेकिन इम्पोर्ट पे बहुत सारी ड्यूटीज़ लगा देती है, बहुत सारे टैक्सेशन वगैरह लगाती है, प्रतिबंध लगाती है, ताकि यहाँ से प्राइस भी क्या हो, ज़्यादा हो जाए और प्लस यहाँ की जो कंपनी है छोटी-छोटी, उनको भी क्या मिल जाए, इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन मिल जाए। तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाए कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। टूल्स इंक्लूड टैरिफ, कोटाज, सब्सिडीज़ एंड इम्पोर्ट लॉन्स बैन्स सॉरी। इसके साधन क्या है? जैसे शुल्क बढ़ा देना, कोटा लगा देना, सब्सिडी कम कर देना, आयात पर प्रतिबंध लगा देना, ताकि देश में इंपोर्ट क्या हो, कम से कम हो। और इंपोर्ट कम होंगे तो जो घरेलू हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उनकी बूझ बनी रहेगी। तो इसके लिए जो नीतियाँ लाती हैं उनको संरक्षणवाद कहा जाता है। रीजन क्या है, प्रोटेक्शन के क्या कारण है? पहला तो प्रोटेक्टिंग इन्फेंट इंडस्ट्रीज, यानी कि जो नवजात उद्योग है उनको संरक्षण देना, यानी जो नए नए उद्योग है उनको बचाना। सेकंड, सेफगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की रक्षा करना, क्योंकि जब खुद के यहाँ की इंडस्ट्री बचेगी, उनमें जो लोग हैं काम करेंगे, उनको रोजगार मिलता रहेगा। और जब ये इंडस्ट्री ही खत्म हो जाए, बढ़ जाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट को सेफगार्ड करना भी एक इसका कारण है। प्रिवेंटिंग डंपिंग, और डंपिंग को रोकना। डंपिंग क्या होती है? जब विदेशी लोग क्या करते हैं, विदेशी कंपनियां क्या करती है, प्राइस कम करके, जानबूझ के प्राइस कॉस्ट से भी कम करके वह दूसरे देश में बेचते हैं, ताकि उनके मार्केट में क्या कर सके, पकड़ कर सके। इसको बोलते हैं डंप करना। क्या करना? डंपिंग करना। तो जब सरकार इंपोर्ट पे टैक्स वगैरह लगाती है, तो ये जो डंप होता है, ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो इस डंपिंग को रोकना भी इसका एक रीज़न है। फिर है नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, ताकि दूसरे देशों का या दूसरे देशों की कंपनियों का अस्तित्व इतना ज़्यादा हावी ना हो कि वह उस देश को क्या करने लग जाए, कंट्रोल करने लग जाए, उस देश के मार्केट को कंट्रोल करने लग जाए। तो ये भी एक रीज़न है प्रोटेक्शन का। फिर है करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट और डेफिसिट, यानी कि भुगतान संतुलन का जो घाटा है, घाटा क्या होता है, हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब हमारा एक्सपोर्ट कम हो और इम्पोर्ट क्या हो, ज़्यादा, तो हम किस कंडीशन में होते हैं, घाटे की कंडीशन में है कि, यानी कि हमने बेचा तो कम बाहर और बाहर से खरीद ज़्यादा लिया। तो ये जो नेगेटिव हमारे पास डेफिसिट होता है, इसको कम करना है। ये भी हो सकता है कि हम इम्पोर्ट भी क्या करें, कम करें। तो ये भी एक रीज़न होता है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो डेफिसिट है, जो घाटा है, उसको क्या करें, कम करें। तो ये सारे रीज़न हैं प्रोटेक्शन के। अब बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और इसके क्या इम्पैक्ट है। डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश्ड इन 1995, यानी कि ये 1995 में स्थापित हुआ था। इससे पहले जीएटीटी चलता था, गेट चलता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ऐसे करके उसको रिप्लेस किया गया 1995 में, और उसकी जगह क्या एस्टैब्लिश हुआ था, डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश हुआ था। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स ग्लोबल ट्रेड रूल्स अमंग मेंबर नेशंस, यानी कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि सदस्य देशों के बीच व्यापार के नियम निर्धारित करने का कार्य करता है। इट एम्स टू प्रमोट फ्री, फेयर एंड स्मूथ ट्रेड, और इसका उद्देश्य विश्व व्यापार को मुक्त बनाना, सुचारू बनाना और निष्पक्ष बनाना, इसके क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। अब इसके फंक्शन क्या है, यानी कि डब्ल्यूटीओ क्या काम करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन डब्ल्यूटीओ का बनेगा, मतलब बनेगा ही बनेगा। फंक्शन क्या है इसके, फॉर्मुलेटिंग ग्लोबल ट्रेड रूल्स, यानी कि वैश्विक व्यापार नियम बनाना, रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स, जो सॉरी व्यापार अवरोध है उनको कम करना, इंश्योरिंग फेयर कंपटीशन, यानी कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करना है कि जो कंपटीशन है वो एकदम फेयर हो, अनफेयर कुछ ना हो, कोई डिस्टॉर्शन ना हो, या फिर कोई इस तरीके की प्रैक्टिस ना हो जो कि फेयर ना हो, इस बात को ये श्योर करता है। सेटिंग ट्रेड डिस्प्यूट, यानी कि जो व्यापार विवाद होते हैं उनका ये समाधान करता है। और एनकरेजिंग डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो विकासशील देश है लाइक इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन देशों को ये क्या करता है, मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज भी क्या हो, डेवलप हो। अब इसके इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, यानी कि भारत जैसे विकासशील देशों पर डब्ल्यूटीओ का क्या असर है, क्या प्रभाव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। पॉजिटिव या सकारात्मक क्या है, मोर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि निर्यात के अवसर बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट को रेगुलेट करता है। तो कई सारी कंट्रीज में हम क्या कर पाते हैं, निर्यात कर पाते हैं, एक इंटरनेशनल ट्रेड को ये रेगुलेट करता है सही मायनों में।
तो एक्सपोर्ट अपॉर्च्युनिटीज़ जनरेट होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज, यानी कि जो हमारा विदेशी निवेश है, क्योंकि हम ग्लोबल इकोनॉमी से जब जुड़ते हैं तो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चांसेस और अपॉर्च्युनिटीज़ भी बढ़ती हैं। इससे हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता है। एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, और हमारी जो पहुँच है, यानी कि एक छोटे से गाँव में जो बनने वाली चीज़ है उसकी पहुँच में क्या क्या हो जाती है, ग्लोबल हो जाती है, वर्ल्ड लेवल पे हो जाती है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लूँ पाली की मेहंदी का। पाली की जो सोजत गाँव है, और जो सोजत गाँव है, उस सोजत गाँव की क्या फ़ेमस है, मेहंदी फ़ेमस है। जब इस तरीके के जो प्रोडक्ट है जो छोटी-छोटी जगहों पे हैं, इनको भी कहाँ ग्लोबल मार्केट मिल जाता है, तो हमें ग्लोबल मार्केट तक पहुँच हमारी आसान होती है। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी तकनीकी हस्तांतरण, यानी कि जो यूएसए की टेक्नोलॉजी है, वो भी इंडिया तक पहुँचती है और छोटे से गाँव में या छोटे से एमएसएमई जैसी इंडस्ट्री में भी वह क्या एडॉप्ट की जाती है। तो ये कैसे संभव होता है? ये डब्ल्यूटीओ संभव, इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ बनाकर। तो ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं। वो क्या है? कॉम्पिटिशन इंक्रीज फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, क्योंकि हम जब ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जुड़ते हैं तो हमारे जो घरेलू उद्योग है उनमें और भी अधिक प्रतिस्पर्धा जनरेट हो जाती है, क्योंकि उनका सीधा कॉम्पिटिशन किससे होता है? इंटरनेशनल लेवल की कंपनी से या इंडस्ट्री से होता है। तो जो इंटरनेशनल लेवल की इंडस्ट्री है वो कहाँ और हम कहाँ? तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी टेक्नोलॉजी या ये उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ बहुत कमज़ोर पड़ जाती है उनके सामने, तो उनका कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है। ये नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड, एग्रीकल्चर सेक्टर फेसेस चैलेंजेज़, यानी कृषि क्षेत्र पे और ज़्यादा चुनौतियाँ बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि सॉरी, जो इकोनॉमी है वो किसकी तरफ शिफ्ट होने लगती है? इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट होने लगती है, और तो इससे एग्रीकल्चर सेक्टर और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि वो जो फ़ोर्स है या यूँ कहें जो मेन पावर है वो ही निकल के जाती है इनकी तरफ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी चैलेंज फेस करता है, और इसके अलावा प्रेशर टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। जब इतना इंटरनेशनल लेवल बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, तो कई तरीके के जो व्यापार अवरोध होते हैं उनको कम करने का दबाव बनाया जाने लगता है उन कंट्रीज़ पे, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन। बीओपी क्या है? यानी कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि निर्यात करते हैं, और हम क्या करते हैं? इम्पोर्ट, यानी कि आयात करते हैं। तो जब हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और निर्यात ज़्यादा हो और इम्पोर्ट क्या हो? कम हो, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है, इसको अनुकूल बोलते हैं, फेवरेबल क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। और जब हमारा एक्सपोर्ट क्या हो? कम, और इम्पोर्ट क्या हो? ज़्यादा, ये हमारे लिए क्या है? अनुकूल सॉरी, प्रतिकूल है, इसको हम अनफेवरेबल कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यही होता है कि हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या कंडीशन है, उसको जिस अकाउंट से दिखाया जाता है, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन। और ये जो प्रतिकूल है इसको हम बोलते हैं भुगतान संतुलन का डेफिसिट, यानी कि घाटा। अभी इसको पढ़ लेते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बीओपी इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए ईयर। यानी भुगतान संतुलन एक देश और विश्व के बाकी देशों के बीच एक वर्ष में हुए सभी आर्थिक लेन-देन का क्या है? व्यवस्थित लेखा-जोखा है। इट इंक्लूड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस एटसेट्रा। यानी इसमें आयात, निर्यात, विदेशी निवेश और प्रेषण आदि सारी चीज़ें क्या की जाती हैं? शामिल की जाती हैं। इनके एक कंट्री का दूसरी कंट्री या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रांज़ैक्शन होते हैं, उनका रिकॉर्ड जिस अकाउंट में होता है, दैट इज़ बीओपी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके 2 पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, यानी कि चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते में एक्सपोर्ट इंपोर्ट आते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, एक तरफा पेमेंट जो होते हैं, और इनकम रिसीट एंड पेमेंट, ये आते हैं सारे करंट अकाउंट के पार्ट। और कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग, यानी कि उधार लेना, लेंडिंग यानी उधार देना, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, चेंज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये सारे पार्ट किसके आते हैं? ये सारे कैपिटल अकाउंट के आते हैं। कंपोनेंट में अभी हमने देखा, करंट अकाउंट में ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विस, इनकम रेमिटेंस होते हैं, और कैपिटल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन, बैंकिंग कैपिटल एटसेट्रा होती है। बीओपी सरप्लस, यानी कि बीओपी अधिशेष क्या होता है? जब हमारी रिसीट्स ज़्यादा होती है और पेमेंट कम होते हैं, तब हम अधिशेष में होते हैं, यानी कि बीओपी हमारा सरप्लस होता है। और डेफिसिट कब होता है? जब हमारे पेमेंट ज़्यादा होते हैं और रिसीट हमारी क्या होती है? कम, यानी कि भुगतान हमने ज़्यादा किया जबकि हमें प्राप्तियाँ कम हुई। इसको बोलते हैं भुगतान संतुलन का घाटा, यानी कि बीओपी डेफिसिट। तो इन दोनों चीज़ को आप ज़रूर समझिए, ये छोटे-छोटे क्वेश्चनों के तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करेंगे हम यूनिट सेकंड की।
यूनिट सेकंड में सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, यानी कि आर्थिक वृद्धि क्या होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम और रियल जीडीपी ऑफ ए कंट्री ओवर ए टाइम, यानी कि आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय या उसकी जीडीपी का समय के साथ बढ़ना। यानी कि अगर कोई देश की नेशनल इनकम या उसकी जीडीपी बढ़ रही है, धीरे-धीरे हर साल ग्रोथ उसमें दिखाई दे रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। यानी कि अचानक 1 साल बढ़ना, फिर घटना, फिर घट जाना, फिर वापस थोड़ा-सा बढ़ना, ऐसे। ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, अनस्टेबल है। यानी कि अगर हर साल हमें थोड़ी-थोड़ी ग्रोथ भी दिख रही है, तो हम कहेंगे कि ये क्या कही जाती है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ कही जाती है। यानी कि उसकी रियल नेशनल इनकम में और रियल जीडीपी में क्या होना, ग्रोथ होना, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। It is a quantitative concept that focuses on the rise in production of goods and service। ये मात्रात्मक अवधारणा है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि पर क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। यानी कि अगर वस्तुओं और सेवाओं की प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, उत्पादन बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। यानी कि ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। फीचर्स क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ की, यानी कि विशेषताएं क्या है, इंक्रीज इन रियल जीडीपी, यानी कि वास्तविक जीडीपी में वृद्धि होना, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना, क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट यानी मात्रात्मक सुधार होना, शॉर्ट टर्म कंसेप्ट और ये अल्पकालिक अवधारणा है, ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो तो थी आर्थिक वृद्धि, अब बात करते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, यानी कि हम ये कहते हैं कि आर्थिक विकास होना चाहिए, हमें कभी ये नहीं कहते ना कि वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि वृद्धि बात करती है शॉर्ट टर्म की, जबकि विकास बात करता है लॉन्ग टर्म की। वृद्धि बात करती है क्वांटिटी की, जबकि विकास बात करता है क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, दोनों की। तो हम विकास में और वृद्धि में यही अंतर है, देख लेते हैं। Economic development refers to the overall improvement in the economic, social and institutional uh, स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री। आर्थिक विकास का मतलब है कि किसी देश में आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत ढांचे का समग्र सुधार होना, यानी कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होना। इट इज ए क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड्स rise in income, improvement in living standards, reduction in poverty and human डेवलपमेंट। ये गुणात्मक अवधारणा है जो कि आय वृद्धि, जीवन स्तर सुधार, गरीबी में कमी होना, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सुधारों को शामिल करती है। यानी कि विकास क्वालिटेटिव है, वृद्धि क्वांटिटेटिव है। फीचर्स क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास की विशेषताएं क्या है, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, जीवन स्तर में सुधार होना आर्थिक विकास है। रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबी में कमी होना आर्थिक विकास। बेटर हेल्थ, एडुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और अधोसंरचना का बेहतर होना आर्थिक विकास है। लॉन्ग टर्म है, स्ट्रक्चरल चेंज की बात करता है, यानी कि दीर्घकालिक और संरचनात्मक परिवर्तन की बात करता है। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल प्रोग्रेस। आर्थिक विकास के साथ साथ ये सामाजिक विकास या सामाजिक सुधार दोनों को क्या करता है, शामिल करता है। दैट्स वाई इट इज क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। ये आर्थिक विकास की क्या है, विशेषता है। अब बात करते हैं दोनों के अंतर की, दोनों में क्या डिफरेंस है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक है, वहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। इकोनॉमिक ग्रोथ फोकसेस ऑन जीडीपी राइज, यानी कि केवल जीडीपी में वृद्धि पर बात करता है, जबकि डेवलपमेंट फोकसेस ऑन ओवरऑल ह्यूमन वेलफेयर, समग्र मानव कल्याण पर ध्यान देता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालीन है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालिक है। इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट इंक्लूड सोशल चेंज, यानी कि इसमें कोई सामाजिक बदलाव शामिल नहीं है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड सोशल प्लस इकोनॉमिक चेंजेस, यानी सामाजिक और आर्थिक दोनों तरीके के बदलाव इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास के घटक क्या है। Economic development depends on several economic, social, political and institutional factors। यहाँ आर्थिक विकास कई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से हैं वो कारक देख लेते हैं। मेजर फैक्टर की बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक कारक, यानी कि लैंड, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ऑल हेल्प इन प्रोडक्शन। यानी कि यदि किसी अर्थव्यवस्था के पास जमीन है, पानी है, खनिज है, जंगल है, ओवरऑल वहाँ के प्रोडक्शन में ये क्या करते हैं, पॉजिटिव हेल्प करते हैं। यानी कि जैसे एक राजस्थान जैसा स्टेट है जहाँ पर इन चीज़ों की कमी है, जैसे पानी वहाँ पे सबसे कम है, ये कह सकते हैं।
ज़मीन बहुत है बट रेगिस्तान ज़्यादा है, तो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में राजस्थान थोड़ा-सा क्या है, चैलेंज्ड फेस करने वाला है। तो नेचुरल रिसोर्सेज़ जहाँ पे ज़्यादा अच्छे होते हैं, डेफ़िनेटली वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉज़िटिवली आगे बढ़ता है। ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूँजी, इस तरीके की स्किल्ड, एजुकेटेड एंड हेल्दी वर्कर्स इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी यानी कि कुशल, शिक्षित और स्वस्थ श्रमिक उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो ये हमारे इकोनॉमिक फैक्टर है। कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण, इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन, तकनीक और अधोसंरचना में क्या करना, निवेश करना, ये हमारी कैपिटल फॉर्मेशन को यानी कि पैसे से पैसे बनना, ये कहे पैसे से, जैसे हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो उस जैसे मशीनों में किया तो मशीनों से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा, टेक्नोलॉजी से भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी होगा। तो ये हमारी कैपिटल है जो सबके काम आती है। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट किस में जाता है? अ, भात में जाता है, सूचक में जाता है, शादी में जाता है, तो वो इन्वेस्टमेंट है बट दैट इज़ नॉट कैपिटल फॉर्मेशन, वो हमारे एक्सपेंसेस है। तो जहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन पॉजिटिवली होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉजिटिवली वे में चलता है। टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, इनोवेशन एंड यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स इंक्रीजेस इफिशियंसी, नवाचार और आधुनिक तकनीकों का उपयोग दक्षता को बढ़ाता है। यानी कि यदि हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहते हैं और नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉजिटिवली आगे बढ़ता है। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता, एंटरप्रेन्योर्स प्रमोट न्यू आइडियाज, इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि उद्यमी नए विचार लाते हैं, उद्योग और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाते हैं। जैसे आज हम 10 मिनट्स डिलीवरी की बात करते हैं, तो कहाँ से आए ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आए? हम ऑनलाइन टैक्सी की बात करते हैं, कहाँ से आए? ये डिलीवरी वाले हैं, आज सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की क्या है? रिजल्ट है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक स्थिरता, ये अपने लिए थोड़ा-सा आउट ऑफ सिलेबस हो गया। स्टेबल गवर्नमेंट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, अगर इस सरकारें स्थिर है तो वहाँ विकास योजनाएं सफल होती हैं, और यदि सरकारें स्थिर नहीं है तो पिछली सरकार की योजनाओं पर कैंची चलाई जाती है, नई योजनाएं बनाई जाती है और इसी में ही टाइम पास कर दिया जाता है। जैसा कि हम इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से जानते हैं। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो डेफिनेटली इकोनॉमी डेवलप और अच्छे से होती है। सोशल फैक्टर यानी सामाजिक कारक, एडुकेशन, कल्चरल वैल्यूज, वर्क एथिक्स यानी कि शिक्षा, सांस्कृतिक मूल्य और हमारी कार्य संस्कृति, ये पॉजिटिवली क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये सपोर्ट करते हैं। यदि यहाँ पे गड़बड़ होती है तो वहाँ अपने आप गड़बड़ हो जाती है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी कि संस्थागत ढांचा, बैंक्स का क्या सीन है, मार्केट्स क्या है, लॉज क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, तो ये भी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स को आप ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ यानी कि संतुलित और असंतुलित विकास। बैलेंस्ड ग्रोथ क्या होती है? जब हम इकोनॉमी के ओवरऑल सभी सेक्टर की बात करें, डेवलपमेंट में सभी को लेके जाए, तो ये कही जाती है बैलेंस्ड ग्रोथ। और जब हम इनकी प्रायोरिटी बना लें कि पहले इस सेक्टर को डेवलप करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो ये कही जाती है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। बहुत सिंपल सी चीज़ें समझ लेते हैं। Balanced growth refers to the simultaneous यानी कि development of all sectors of the economic like agriculture, industries, service at the same time, यानी कि संतुलित विकास का मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को एक साथ एक समय पर क्या करना, विकास में लाना या विकास की स्पीड में लाना, यानी कि सभी क्षेत्रों पे ध्यान देना, दैट इज बैलेंस्ड ग्रोथ। और इसके लिए जो मेजर थिंकर है दैट इज रेगनर नर्कशे, तो रेगनर नर्क से इसके मेजर थिंकर है। क्या इसमें आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो संतुलित विकास के पक्ष में? इट रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, इससे बेरोजगारी घटती है क्योंकि सभी क्षेत्रों पे एक साथ फोकस किया जाता है, तो सभी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सभी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो डेफिनेटली इन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कम होता है। इट क्रिएट्स अ मार्केट फॉर गुड्स, ये वस्तुओं के लिए बाजार बढ़ाता है क्योंकि सारे क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं। इट प्रिवेंट्स रीजनल बैलेंस यानी क्षेत्रीय असंतुलन, इम्बैलेंस यानी क्षेत्रीय असंतुलन को क्या करता है, कम करता है, यानी कि सभी एरिया पे फोकस करता है, तो जो इम्बैलेंस इसको ये रिड्यूस करता है। इट प्रमोट्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है सभी एरिया को इंक्लूड करना या समाज की हर एक चीज को, इकोनॉमी की हर एक चीज को क्या करना, इंक्लूड करके ग्रोथ करना। अनबैलेंस्ड ग्रोथ की बात करें यानी कि असंतुलित विकास की बात करें, तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ मीन्स प्रमोटिंग डेवलपमेंट इन सेलेक्टेड की सेक्टर फर्स्ट विच लेटर
स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन अदर सेक्टर, यानी कि असंतुलित विकास का अर्थ हुआ कि पहले कुछ प्रमुख क्षेत्रों का विकास करना जो आगे अन्य क्षेत्रों के साथ क्या हो जाए, विकास को प्रेरित करता हो। यानी कि हमने इकोनॉमी में सेक्टर बांट लिए कि पहले इसको डेवलप करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, तो ये कहा जाता है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। इसके मेजर थिंकर है अल्बर्ट हर्सिमन, ये इसके मेजर थिंकर। इसके आप पक्ष में क्या तर्क दे सकते हो? स्केर्स रिसोर्सेज यूज एफिशिएंटली, यानी कि जब हमारे पास संसाधन सीमित है तो हम उनका बेहतर प्रयोग कर सकते हैं कि हम हमारे सेक्टर की प्रायोरिटी बनाएं और उसके अकॉर्डिंग उनमें काम करें। इट एनकरेजेज इनोवेशन, ये नवाचार को बढ़ावा देता है, यानी कि पर्टिकुलर एक-एक सेक्टर की तरफ हम बात करें, उस सेक्टर के लिए क्या नयापन आता है, तो वहाँ उस टाइम जो भी नीड होती है उस हिसाब से काम होता है। रैपिड ग्रोथ इन प्रायोरिटी सेक्टर, जिन सेक्टरों को हमने प्राथमिकता दी है उनका तेज़ी से विकास होता है, यानी कि हमने कहा इसको डेवलप करना है तो इस पे पूरा फोकस होगा, तो सबसे पहले डेवलपमेंट इसका होगा और रैपिडली होगा। बेटर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, और ये विकासशील देशों के लिए उपयुक्त है क्योंकि उनके पास साधन सीमित होते हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए इस तरीके का मॉडल ज़्यादा उपयुक्त होता है। लेकिन इसके डिफरेंस क्या है, दोनों में हम बात कर लेते हैं। बैलेंस्ड बात करता है ऑल सेक्टर्स डेवलप, यानी कि सभी क्षेत्रों के विकास पे। अनबैलेंस्ड बात करता है ओनली की सेक्टर डेवलप फर्स्ट, यानी केवल प्रमुख क्षेत्रों का विकास पहले हो। बैलेंस ग्रोथ स्लो है बट स्टेबल है, यानी कि धीमा है लेकिन स्थिर है। अनबैलेंस फास्ट है बट अनइवन है, यानी कि तेज तो है लेकिन असमान है। कुछ क्षेत्र ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, कुछ बैकवर्ड रह जाते हैं और कुछ पे तक पहुँच ही नहीं पाते। बैलेंस ग्रोथ में हाई रिसोर्स रिक्वायर्ड होती है, यानी कि हमारे पास संसाधन ज़्यादा होने चाहिए, जबकि अगर कम संसाधन है तो हम अनबैलेंस ग्रोथ की तरफ जाते हैं। बैलेंस ग्रोथ रिड्यूस इम्बैलेंस, यानी कि असंतुलन को कम करता है, क्योंकि सभी क्षेत्रों को ही लेके चलता है तो असंतुलन क्या होता है, कम होता है। वहीं अनबैलेंस्ड ग्रोथ पर्टिकुलर सेक्टर में बात करता है तो इससे क्या होता है, इम्बैलेंस बढ़ और जाता है, यानी कि पहले होता है उससे ज़्यादा और भी हो जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है जो चीज़ आज हमारे पास है उसको इस तरीके से यूज में लेके आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका फ़ायदा उठा सके, या फिर आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उसे यूज करने लायक रह सके, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि आज हम पर्यावरण को बुरी तरीके से खत्म कर रहे हैं, हम पेट्रोल को खत्म कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं। हमने तो आनंद ले लिया, हमने तो यूज में ले लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे। तो ये डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब होता है फ्यूचर के लिए भी इसको छोड़ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि सतत विकास का मतलब ऐसा विकास जो कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करे। डिफाइंड बाई ब्रंट लैंड कमीशन इन 1987, यानी कि ये ब्रंट लैंड आयोग द्वारा 1987 1987 में इसको डिफाइन किया था। और आज हम बात करते हैं जैसे सस्टेनेबल जो क्या नाम है इसके, सस्टेनेबल डेवलप एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनकी बातें करते हैं। 17 तरह के गोल्स हैं, तो ये अगर आपके सिलेबस में होगा तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। की फीचर क्या है इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण का संरक्षण करता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण करता है। यूज ऑफ रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरण ऊर्जा का ये उपयोग करता है, क्योंकि ऐसी ऊर्जा जो खत्म नहीं होती, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसके यूज पे ये बात करता है, यानी कि ग्रीन एनर्जी की बात करता है। सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता की बात करता है। इकोनॉमिक इफिशिएंसी, आर्थिक दक्षता की बात करता है। इंटरजेनरेशनल क्वालिटी, यानी कि पीढ़ियों के बीच जो समानता आती है वो भी ये लेकर चलता है। ये सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या है, विशेषताएँ हैं। बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? इट रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रदूषण में कमी करता है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट के प्रति संवेदनशील होते हैं तो पॉल्यूशन क्या होता है, कम होता है। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है, तभी तो आज देखो हम टाइगर रीफ बचाते हैं, हम बाज बचा रहे हैं, यानी ईगल्स बचा रहे हैं। हम ऐसी-ऐसी स्पेसीज़ जो लुप्त हो रही हैं, उनको संरक्षण कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को संरक्षण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। ये एसडीजी का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इट प्रमोट्स ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये हरित तकनीक को बढ़ावा देता है। इट एंश्योर्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, ये दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में हम सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था में सरकार का क्या रोल है, यानी क्या भूमिका है सरकार की। देखो सरकार ही है जो इकोनॉमी को एज ए रेगुलेटर के फॉर्म में काम करती है। सो एक गवर्नमेंट का इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल
रहता है, समझ लेते हैं इस बात को। द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, कि सरकार अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने में, के संचालन में और उसको स्थिर रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मॉडर्न इकोनॉमीज, स्पेशली मिक्स्ड इकोनॉमीज लाइक इंडिया, रिक्वायर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, यानी कि जो आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे जो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे भारत देश है, उनको सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप अति आवश्यक है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, यानी कि जब जो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो और मैक्रो 2 सेगमेंट में हम इसको स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करती है एंटायर इकोनॉमी, यानी कि जब मैक्रो इकोनॉमिक्स इतनी डेवलप नहीं थी, या यूँ कहें जब इस तरीके के इकोनॉमिक्स के ब्रांचेज नहीं थे, तब ये माना जाता था कि शुरुआत में कि सरकार का अर्थव्यवस्था में इतना हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बट अगर आज की बात करें, मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें, या फिर ग्रेट रशिया जो डिप्रेशन आया था 1930s, उसके बाद बात करें, तो सरकार का जो हस्तक्षेप है, वह इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसकी ज़रूरत भी है। क्योंकि इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सरकार एक बड़ा ही रोल प्ले करती है। मेन रोल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार की क्या भूमिकाएँ होती है इकोनॉमी में, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला है रेगुलेटरी रोल, यानी कि नियामक भूमिका। सरकार लॉज़ बनाती है, मेकिंग लॉज़, कंट्रोलिंग मोनोपोलीज़, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मेंटेनिंग कॉम्पिटिशन, यानी कि कानून बनाती है, एकाधिकार का नियंत्रण करती है, उपभोक्ता संरक्षण का नियम बनाती है और प्रतिस्पर्धा का लेवल बनाए रखती है, रेगुलेटरी तौर पे भी काम करती है। सेकंड है प्रमोशनल रोल, यानी कि प्रोत्साहन भूमिका। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हेल्थ, यानी कि सड़कें, बिजली, उद्योग प्रोत्साहन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं सरकार ही प्रोवाइड करवाती है इकोनॉमी में। तो एज ए प्रमोशनल रोल सरकार बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। फिर बात करें डेवलपमेंटल रोल, यानी कि विकासात्मक भूमिकाएं। प्लानिंग इकोनॉमी पॉलिसीज, पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि योजनाएं बनाती है, आर्थिक नीतियां बनाती है सरकार, गरीबी उन्मूलन के प्रोग्राम लाती है और रोजगार के निर्माण में भूमिका निभाती है। ऐसा काम प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, उनको गरीबी उन्मूलन से इनसे कोई लेना-देना नहीं होता। तो हम यूँ कहें कि डेवलपमेंटल रोल प्ले करती है। एक है रीडिस्ट्रीब्यूटिव रोल, यानी कि पुनर्वितरण भूमिका। सरकार क्या करती है, टैक्सेशन वगैरह लगाती है। वो टैक्सेशन से पैसा कलेक्ट होता है, उसको गरीबों के हित में क्या करती है, एक्सपेंसेस करती है। तो इस तरीके से इनइक्वालिटीज़ को क्या करती है, रिड्यूस करती है थ्रू द टैक्सेस, सब्सिडीज़ देती है, वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है, यानी कि कल्याणकारी योजनाएँ आदि बनाती है। स्टेबलाइजेशन रोल, यानी कि कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, मेंटेनिंग इकोनॉमी स्टेबिलिटी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, यानी वित्तीयकरण की भूमिका में सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण करती है, यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के काम करती है। आर्थिक स्थिरता बनाए रखती है और साथ ही में मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां भी लेके आती है, ताकि जो इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन है वह बना रहे। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, यानी कि सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति करती है, लाइक प्रोवाइडिंग गुड्स लाइक डिफेंस, स्ट्रीट लाइट, पब्लिक पार्क्स विच प्राइवेट सेक्टर में नॉट प्रोवाइड, यानी कि जो देश की सुरक्षा है, स्ट्रीट लाइटें हैं या सार्वजनिक पार्क वगैरह की सुविधाएं हैं, जो सबके लिए जनहित के लिए होते हैं, तो ये सारी वस्तुएं सरकार प्रोवाइड करवाती है, जिन्हें निजी क्षेत्र कभी शायद प्रोवाइड ही ना करवाए। तो हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन मोड में कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज के विकास, स्थिरता और कल्याण के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है आज के समय में, आज की मॉडर्न टाइम में और मॉडर्न इकोनॉमी में। अब बात करते हैं पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, या नाम से समझ में आ रहा है, सार्वजनिक वस्तुओं को पब्लिक गुड्स कहते हैं और निजी वस्तुओं को प्राइवेट गुड्स कहते हैं। पब्लिक गुड्स आर गुड्स दैट आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन रिवेलरस, यानी कि सार्वजनिक वस्तुएं अवर्जनीय होती है और अप्रतिस्पर्धी होती है। अवर्जनीय का मतलब समझ लेते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल, नो वन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूजिंग देम, यानी कि किसी को भी इसके उपयोग से रोका नहीं जा सकता। यानी कि सरकार ने कोई सार्वजनिक पार्क बना दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि फलाँ व्यक्ति आ सकता है और फलाँ व्यक्ति नहीं आ सकता। ये ओपन है, इसमें सब लोग आएँगे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, कि ये एवर्जनीय है, किसी को इसको यूज़ करने से रोक नहीं सकते, यानी कि उसको इससे एक्सक्लूड नहीं रख सकते। हर एक क्या है, इंक्लूड है कि हर कोई इसका क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। फिर है नॉन रिवेलरस, यानी कि अप्रतिस्पर्धी, यानी वन पर्सन्स कंजप्शन डज नॉट रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ अदर्स, यानी कि एक व्यक्ति अगर इसका उपयोग करता है
तो दूसरों के लिए इसकी उपलब्धता कम नहीं हो जाएगी। जैसे पार्क वगैरह बना दी तो एक व्यक्ति इसका यूज़ करेगा तो ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए कम पड़ेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये अप्रतिस्पर्धी होती है, अवर्जनीय होती है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है कि सार्वजनिक वस्तुएँ होती हैं, अवर्जनीय, अप्रतिस्पर्धी, इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। तो आप इसको ज़रूर समझना, एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अवर्जनीय वस्तुएँ कौन-सी होती हैं? तो जो पब्लिक गुड्स होते हैं, सार्वजनिक वस्तुएँ होते हैं, उनको अवर्जनीय कहते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे डिफेंस है, स्ट्रीट लाइट है, पब्लिक पार्क है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये सारी बातें अवर्जनीय हैं, सार्वजनिक वस्तुएँ हैं। इसका जस्ट अपोज़िट बात करें तो वो होता है प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड रिवेलरस, यानी कि निजी वस्तुएँ वर्जनीय हैं और प्रतिस्पर्धी है। एक्सक्लूडेबल मतलब ओनली दोज़ हू पे कैन यूज़ देम, यानी कि वर्जनीय का मतलब हुआ केवल भुगतान करने वाले लोग ही इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने कोई कार खरीदी, आपने खरीदी है, तो ये आपकी हो गई, तो आपने पेमेंट किया है, तो आप इसका क्या करोगे, यूज़ करोगे, तो ये एक्सक्लूडेबल है। बाकी इसमें से यूज़ करने वाले बाकी सारे एक्सक्लूड हो गए, यानी कि बाहर हो गए, केवल आप ही यूज़ करोगे। फिर रिवेलरस मतलब कंजम्पशन बाय वन पर्सन रिड्यूस अवेलेबिलिटी बाय फॉर अदर्स, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा उपयोग करने से दूसरे के लिए मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये प्रतिस्पर्धी भी है। एग्ज़ाम्पल जैसे फूड है, क्लॉथ है, कार है, मोबाइल फ़ोन है, एटसेट्रा। क्योंकि आप जहाँ से कपड़े खरीद लोगे, वहाँ पे मान लो 10 जोड़े पड़े थे, आपने 3 खरीद लिए, तो ये 3 आपके हो गए, ये वर्जनीय हैं, बाकी क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी औरों के लिए क्या हो गई, फिर कम हो गई, उन 3 पे तो आपका अधिकार है, आप ले गए उनको। तो ये क्या है, रिवेलरस भी है। अब बात करें दोनों में डिफरेंस क्या है, पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स में। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल यानी कि अवर्जनीय है, जबकि प्राइवेट होते हैं एक्सक्लूडेबल यानी कि वर्जनीय। पब्लिक होते हैं नॉन रिवेलरस यानी कि अप्रतिस्पर्धी, प्राइवेट होते हैं रिवेलरस यानी कि प्रतिस्पर्धी। और पब्लिक गुड्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट गुड्स प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर। और पब्लिक गुड्स के लिए नो प्राइस मैकेनिज्म, कोई मूल्य निर्धारण नहीं होता, और इनके लिए प्राइस डिटर्मिनेशन यूज़ होता है, यानी कि इसके लिए प्राइस होती है। अब बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। दोनों का अर्थ समझ लेते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जैसे ये सरकार है, सरकार टैक्स लेती है, सरकार ने ए पे टैक्स लगाया, ठीक है? और ए क्या कर पाया, इस टैक्स को आगे शिफ्ट नहीं कर पाया किसी अदर पर्सन पे, यानी कि बी पे शिफ्ट नहीं कर पाया। ए पे टैक्स लगा और ए को ही क्या करना पड़ा, पेमेंट करना पड़ा। ये टैक्स कौन-सा कहा जाता है, डायरेक्ट टैक्स। जैसे ए की इनकम थी, इनकम पे सरकार ने टैक्स लगाया, ए ही उस इनकम को यूज़ करता है, ए ने उसको क्या कर ए क्या करता है, सरकार को पेमेंट कर देता है, तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। वहीं ए क्या करना, ए ने कोई प्रोडक्शन किया, सरकार ने इस प्रोडक्शन पे जीएसटी लगाई, तो एक बार तो ए ने क्या कर दिया, सरकार को पेमेंट कर दिया, लेकिन आगे ए ने बी को ये प्रोडक्शन सेल कर दिया। तो इसका टैक्स किसको शिफ्ट कर दिया, बी को, बी ने किसको कर दिया, सी को, सी ने कर दिया डी को, डी के बाद ई नाम का कोई कंज्यूमर था, कंज्यूमर ने वो चीज़ खरीदी, तो पूरा का पूरा पेमेंट एक तरीके से किसने पे किया है, कंज्यूमर ने किया है, लेकिन डायरेक्ट नहीं किया, इनके मार्फत किया है। तो ऐसा टैक्स जो लगता किसी और पे है, पेमेंट फाइनली कोई और करता है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिस पर लगता है वही पेमेंट करता है, वो आगे शिफ्ट नहीं कर पाता, वो डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। डायरेक्ट टैक्स इज़ द टैक्स व्हूज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर वह होता है जिसका बोझ किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता। द पर्सन हू पेज द टैक्स ऑल्सो बियर्स इट, यानी कि जो व्यक्ति कर देता है वही इसे वहन भी करता है। एग्जाम्पल जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये सारे वही टैक्स है जो जिन पे लगते हैं वही इनको वहन भी करते हैं। फीचर्स बात करें, पेड डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल एंड कंपनीज, यानी कि व्यक्तियों और कंपनी द्वारा सीधे गवर्नमेंट को भुगतान किए जाते हैं। बेस्ड ऑन इनकम और वेल्थ, आय और संपत्ति पे आधारित है। जितनी ज़्यादा आय होगी उतना ज़्यादा टैक्स होगा, जितनी कम होगी उतना कम होगा, या फिर कुछ टैक्स फ्री भी होगी। प्रोग्रेसिव इन नेचर, यानी कि प्रगतिशील है, यानी कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी टैक्स की रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी, या यूँ कहें टैक्स की अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, प्रतिगामी है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स व्हूज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, यानी कि अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका बोझ दूसरे व्यक्ति पे डाला जा सकता है। इट इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यह वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। जैसे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, जिसका नाम जैसे जीएसटी आ गया, तो जीएसटी में आ गई, अब तो एक्साइज वगैरह बना, पहले एक्साइज अलग होती थी, वेट अलग होता था, अब ये सारी जीएसटी में इंक्लूड है। जैसे कस्टम्स है, यानी कि अ, सीमा शुल्क वगैरह होते हैं।
फीचर्स की बात करें, इंक्लूडेड इन प्राइस ऑफ गुड्स यानी कि वस्तुओं की कीमत में ही शामिल हो जाते हैं। पेड बाय कंज्यूमर्स इनडायरेक्टली उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट उपभोक्ता गवर्नमेंट को नहीं देता, वो जो बीच में कड़ी बनती है उन कड़ी के मार्फत जाता है। रिग्रेसिव नेचर यानी कि सेम रेट फॉर ऑल यानी कि प्रतिगामी है, सभी पर एक जैसा बोझ पड़ता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे-जैसे कम होगा तो फिर टैक्स खत्म हो जाएगा। ये सभी पे लगता है एक तरीके से, चाहे वो फिर अ, इनकम में कम हो, इनकम में ज़्यादा हो, टैक्स सब पे एक जैसा लगता है इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस की, यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड यानी कि इसका जो बोझ है वो स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जिस पर्सन पे ये इम्पोज होता है उसी को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, यानी कि जिस पे टैक्स लगता है उसी का ही पेमेंट होना, उसी से पेमेंट होता है। इनडायरेक्ट में बर्डन कैन बी शिफ्टेड यानी कि बोझ को ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब शुरुआत में चुकाता तो कोई और है, लेकिन वो इसको आगे शिफ्ट करता-करता लास्ट में जो कंज्यूमर होता है, उसकी जेब से ये पूरा पे होता है, तो इसका बर्डन है वो शिफ्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स पेड बाय इनकम और वेल्थ ओनर यानी कि जिनकी इनकम है, आय है, संपत्ति है, वो लोग इसको पे करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं के माध्यम से दिया जाता है। जैसे आप कोई वस्तु खरीदते हो तो वो किस पे खरीदते हो? एमआरपी। एमआरपी का नाम क्या है पूरा? मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, यानी कि उसी में, यानी कि ₹5 की कोई चीज़ है तो ₹5 में पूरे टैक्स भी क्या है? इंक्लूड है। तो कंज्यूमर ने ही वह सारे टैक्स क्या करता है? पे करता है। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इट इज़ प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, जैसे-जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है, प्रतिगामी है, या यूँ कहें तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो लेवल है वो क्या रहता है? इक्वल ही रहता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इतना परसेंट इसमें लगेगा, तो वो लगता हुआ जाता है, जितने उसमें लेवल बनते हैं, तो ये प्रतिगामी है। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे यानी कि आपकी भुगतान क्षमता पे आधारित है। अगर आपकी भुगतान क्षमता कम है तो टैक्स कम होता है, और यदि आपकी इनकम और वेल्थ ज़्यादा है तो टैक्स अपने आप क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स बेस्ड ऑन कंजम्पशन, आप जितनी ज़्यादा वस्तुओं का कंजम्पशन करोगे, आपका जो खर्चा है या यूँ कहें टैक्स है वो बढ़ता ही जाएगा। जैसे बिजली है, तो बिजली का हम जो एक्सपेंशन है, सॉरी टैक्स है, वो किस पे डिपेंड है? आपके कंजम्पशन पे। जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना ही आपको टैक्स भी देना होगा। कोई भी वस्तु जितनी ज़्यादा आप कंज़्यूम करोगे तो टैक्स की रेट या टैक्स की जो अमाउंट है वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये किस पे बेस्ड है? कंज़म्पशन पे, जबकि जो डायरेक्ट टैक्स है वो एबिलिटी टू पे पे बेस करता है। अब बात करते हैं जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ये बात हुई है 1 जुलाई 2017 को ये लॉन्च हुआ था। यानी कि जीएसटी लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017 इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी हुआ। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि पहले सर्विस टैक्स अलग हुआ करता था, गुड्स टैक्स अलग होता था। गुड्स टैक्स को हम वेट के नाम से भी जानते थे, एक्साइज़ के नाम से जानते थे। फिर इन दोनों को एक जगह मर्ज कर दिया और इसका नाम हो गया जीएसटी, और ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ये इम्पोर्टेंट डेट है। इट रिप्लेसेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक वैट, एक्साइज़ ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। इसने वेट, एक्साइज़ ड्यूटी और सर्विस टैक्स जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, या उनकी जगह ये जीएसटी आ गया था। बात करते हैं जीएसटी के फीचर की, यानी कि जीएसटी की विशेषताएँ क्या है? इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वन नेशन वन टैक्स, यानी कि एक देश है तो एक राष्ट्र है। पहले क्या होता था, वेट स्टेट वाइज़ अलग-अलग इसकी रेटें होती थी। तो हर स्टेट में वेट की रेट अलग होती थी। जैसे मान लो बॉर्डर वाला इलाका है राजस्थान, तो इधर हरियाणा है, इधर ऊपर पंजाब है, इधर राजस्थान है। तो राजस्थान में उस किसी प्रोडक्ट की 5% वेट की रेट है, हरियाणा में जाते ही उसमें मान लो 8% हो गई, क्योंकि वेट की रेट अलग-अलग होती थी। तो जो बॉर्डर वाले इलाके थे, उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो जीएसटी क्या करता है? ऑल इंडिया में इक्वल है, इसका मतलब वन नेशन वन टैक्स इसकी फीचर है। इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी कि गंतव्य आधारित टैक्स है। दैट मीन्स कोई कमोडिटी है, जैसे ये अपनी इंडिया है, तो इंडिया में इधर साउथ इंडिया से बैंगलोर से कोई चीज़ आई, वह गुजरात भी बिकी, वह महाराष्ट्र भी बिकी, वह यूपी भी बिकी और वह राजस्थान भी बिकी। जिस स्टेट में उसका कंजप्शन होता है, उस स्टेट की गवर्नमेंट को उसका बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस इट मीन्स ये क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मल्टी स्टेज बट कलेक्टेड एट ईच स्टेज, यानी कि बहुस्तरीय है, लेकिन हर स्तर से क्या होता है? जीएसटी का कलेक्शन होता है। जितने इसमें लेवल होते हैं, उस अलग-अलग जगह पे टैक्सेशन होता है और वहाँ-वहाँ से उसको क्या मिलता है? टैक्स का कलेक्शन होता है। फिर अगला क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आईटीसी सिस्टम। अब जैसे इस लेवल पे भी टैक्स बना, इस लेवल पे भी बना, इस लेवल पे भी बना।
इस लेवल वाले को यहाँ का जो टैक्स है वो डिडक्ट होके ही इसको मिलेगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा होता है वैल्यू एडेड है सिर्फ वही पे होता है। तो जब ये हमें चाहिए होता है तो इसके लिए क्या होती है, आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये भरने के बाद ही वह डिफरेंस क्या होता है, सेग्रीगेट होता है या यूँ कहें एडजस्ट होता है। तो ये आईटीसी का सिस्टम इसमें अच्छा है। सिंप्लीफाइज टैक्स स्ट्रक्चर, इसने कर व्यवस्था को क्या कर दिया, सरल कर दिया। इट अवॉइड्स डबल टैक्सेशन, यानी कि दोहरी कराधान को समाप्त कर दिया, यानी कि कर पे क्या लगता था, टैक्स, कर पर भी कर लगता था, जिसको टैक्स ऑन टैक्स कहा जाता है या कैस्केडिंग भी कहा जाता है। जो कैस्केडिंग है वो टैक्स पे भी टैक्स लगा रहा था, तो कैस्केडिंग को क्या कर दिया, जीएसटी ने टोटली खत्म कर दिया। तो ये जीएसटी की विशेषताएं है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी के प्रकार क्या क्या है। आप देखते हो जैसे कोई भी बिल होता है उस पे दो नाम होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और फिर एक और आता है आईजीएसटी, यानी कि जब इंटर स्टेट होता है, इंटर स्टेट कोई ट्रेड होता है, जैसे दो राज्यों के बीच होता है, राजस्थान और हरियाणा के बीच, राजस्थान गुजरात के बीच, गुजरात हरियाणा के बीच, जहाँ दो राज्य आते हैं वहाँ आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो 3 तरीके की जीएसटी होती है। बेनिफिट क्या है जीएसटी के, बात कर लेते हैं। पहली बात ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसा सिस्टम है तो इसकी पारदर्शिता को ये और ज़्यादा सही करता है। रिड्यूस करप्शन, भ्रष्टाचार में कमी आई है, प्रॉपर तरीके से टैक्स का कलेक्शन होता है और कैस्केडिंग खत्म कर दी है। ईजियर बिजनेस प्रोसेस, व्यापार की जो प्रक्रिया है वह इससे सरल हुई है। वाइडर टैक्स बेस, यानी कर आधार बढ़ा है सरकारों का, और लोअर ओवरऑल टैक्स बर्डन, और कुल जो बोझ है ओवरऑल देखा जाए तो वह क्या हुआ है, कम हुआ है। ये इसके लाभ है। बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, पॉवर्टी की, इनइक्वालिटी की और आईएमएफ जैसी संस्थाओं की हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, एचडीआई। The HDI is a composite index developed by the UNDP to measure the overall development of a country। कि मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा विकसित एक समग्र सूचकांक है जो किसी देश की टोटल या इंटीग्रेटेड या यूं कहे कंपोजिट और समग्र विकास को क्या करता है, मेजर आउट करता है। इट फोकसेस ऑन पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट, नॉट जस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इसका ध्यान केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानव केंद्रित विकास पर भी है, कि लोग कितने खुश है, कितने हेल्दी है, कितने एडुकेटेड है, ये सारे इसमें क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। उनके आधार पर ये एचडीआई तैयार होता है। नहीं केवल आर्थिक ही नहीं है कि वहाँ की अगर इनकम अच्छी है तो दैट मीन्स वह डेवलप्ड है, नहीं। एचडीआई के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। एचडीआई की रैंकिंग की बात करें तो यदि हायर एचडीआई है दैट मीन्स बेटर डेवलपमेंट है, यानी कि ज़्यादा एचडीआई है तो अधिक विकास को बताता है, और यदि कम एचडीआई है तो वह कम विकास को बताता है। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एचडीआई। एचडीआई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनने की चांसेस है। कंपोनेंट्स की बात करें, घटक की बात करें तो पहला आता है हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य, मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि जन्म के समय आयु प्रत्याशा क्या है। जिस देश की आयु प्रत्याशा ज़्यादा होती है दैट मीन्स वह देश ज़्यादा अच्छा डेवलप माना जाता है, जैसे जापान है, वहाँ की औसत आयु या आयु प्रत्याशा एक्सपेक्टेंसी वह क्या है, अच्छी है। एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की, मेजर्ड बाय मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि औसत स्कूली शिक्षा वर्ष और अपेक्षित शिक्षा स्कूली वर्ष में कोई अंतर है या वह क्या है, वह इसका एक कंपोजिट है या सॉरी कंपोनेंट है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर, मेजर्ड बाय ग्रोस नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से मापा जाता है, यानी कि जहाँ की नेशनल इनकम ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा माना जाता है। फीचर्स ऑफ एचडीआई, फोकसेस ऑन ह्यूमन वेलफेयर, ये मानव कल्याण पे केंद्रित है। कंबाइंस कॉम्बिनेशन या कंबाइंस सोशल प्लस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, यानी कि सामाजिक और आर्थिक दोनों तरीके के सूचकों का क्या है, मिश्रण है। इट शोज क्वालिटी ऑफ लाइफ, एचडीआई जीवन की गुणवत्ता को दर्शाता है। हेल्प्स इन कंपेयरिंग कंट्रीज, दो देशों की या कई देशों की आपस में तुलना का क्या बनाता है, आसान बनाता है। यानी कि एचडीआई के हिसाब से हम कहते हैं भारत की रैंकिंग ये है, फलाने देश की रैंकिंग ये है, तो वह कंपेरिजन क्या करता है, ईजी करता है। यूज्ड इन डेवलपमेंट प्लानिंग, और विकास नीतियों में उपयोगी है, यानी कि एचडीआई यदि कम है तो सरकार को विकास नीतियाँ बनाने में ये हेल्प करता है कि हमें इस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए।
अब बात करते हैं पॉवर्टी और इनइक्वालिटी की, यानी कि गरीबी और असमानता। सबसे पहले बात करते हैं गरीबी की, यानी कि पॉवर्टी। गरीब क्या है भाई? जिसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो लाइफ की ज़रूरत को खरीद सके या ज़रूरत को वह कंज़्यूम कर सके, दैट मीन्स उसे क्या कहा जाता है? गरीब कहा जाता है। यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान की जो व्यवस्था नहीं कर सकता है, उसे गरीब कहते हैं। Poverty refers to a condition where people lack sufficient income or resources to meet basic necessities like food, clothing, shelter, healthcare and education। यानी कि गरीबी वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के पास पर्याप्त आय या संसाधन नहीं होते हैं ताकि वह भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को क्या कर सके? पूरा कर सके। इन आवश्यकताओं से जो वंचित रहता है वह गरीब कहा जाता है। बात करें गरीबी कितने टाइप की होती है? गरीबी 2 प्रकार की होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, यानी कि निरपेक्ष गरीबी और सापेक्षिक गरीबी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है मिनिमम बेसिक नीड्स आर नॉट मेट, यानी कि जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं कर पाता है, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था भी नहीं कर पाता है, उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। ऐसे गरीब को एब्सोल्यूट पॉवर कहा जाता है। रिलेटिव की बात करें, सापेक्षिक गरीबी की, तो इनकम इज़ लोअर कंपेयर टू द एवरेज इनकम ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज में आय की जो औसत आय है या आय समाज की बात करें तो औसत आय से भी क्या है? कम होना, यानी कि हम ये कहें कि आज के टाइम पे एवरेज बात करें तो महीने का खर्च एक बंदे का 10,000 का होता है। अपन एक मान लो मोटा-मोटा आंकड़ा लेके चले कि 10,000 रुपए तो किसी के पास कमाने के साधन होने ही चाहिए। तो जो रियल में 10,000 रुपए नहीं कमा पा रहा है महीने के, दैट मीन्स वह क्या है? एक रिलेटिव पुअर है। ऐसी बात नहीं है उसके रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था है, लेकिन वह समाज के जो औसत आय है, उससे भी क्या है? वह नीचा है। दैट मीन्स हम उसको ये कहेंगे कि वह क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी है। यानी कि जब बात करें कंपैरिज़न की बात करें, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इन्हें आपस में जो कंपैरिज़न होता है उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव पॉवर कहा जाता है। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, हम गरीबी को कैसे माप सकते हैं? तो पॉवर्टी लाइन बना के, यानी कि गरीबी रेखा जिसको हम क्या बोलते हैं? बीपीएल, यानी कि ये गरीबी रेखा है, पॉवर्टी लाइन है, इसके नीचे जो होता है उसको क्या कहा जाता है? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, और इसके ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं? एपीएल। तो गरीबी लाइन इसको हमने कैलोरी से डिसाइड वो कर रखा है, डिफाइन कर रखा है कि अगर ग्रामीण इलाकों में तो इतनी कैलोरी और शहरी इलाकों में तो इतनी कैलोरी से अगर कोई वो कम करता है, तो वह बीपीएल कहा जाता है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि उपभोग व्यय, इसको भी हम जो अलग-अलग कमिटी है, ये याद नहीं आ रहा मेरा नाम, अ, कमिटी ने ये रिकमेंड किया था कि इतना उपभोग कंजप्शन कोई शहरी एरिया में है वो इतना करे और ग्रामीण एरिया में इतना करे। अगर इससे भी नहीं कर पा रहा है तो वह गरीब कहा जाएगा। तो कंजप्शन के बेस पे भी पॉवर्टी को मेजर आउट किया जाता है, और इनकम लेवल तो बहुत शानदार है ही है, इसको हर कोई माप करता है इससे, कि इनकम लेवल यदि कम है तो डेफिनिटली गरीब कहा जाता है, ज़्यादा है तो वह ठीक कंडीशन में कहा जाता है। अब बात करें असमानता की, इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी रेफर्स टू एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज अमंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप विद इन ए सोसाइटी। यानी कि असमानता का अर्थ हुआ कि समाज में आय, संपत्ति और अवसरों का असमान क्या होना? वितरण होना, यानी कि किसी के पास आय ज़्यादा है तो किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है, अवसर किसी को ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं। तो इस तरीके का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस सिचुएशन को या उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, यानी असमानता के प्रकार। इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि आय की असमानता का होना, एक वर्ग का गरीब होना, एक वर्ग का बहुत अमीर होना। वेल्थ इनइक्वालिटी, संपत्ति की किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है या है ही नहीं। सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि सामाजिक असमानता। रीजनल इनइक्वालिटी, यानी कि क्षेत्रीय असमानता, यानी कि एक क्षेत्र का विकास ज़्यादा हो गया, एक क्षेत्र बैकवर्ड है तो वह क्या कहा जाएगा? रीजनल इनइक्वालिटी कहा जाती है। कॉजेज़ क्यों हैं? इनइक्वालिटी क्यों बढ़ती है? क्या कारण है? पहली बात, अनइक्वल एजुकेशन, जब शिक्षा में असमानता होती है तो एक वर्ग बहुत आगे चला जाता है और एक वर्ग पीछे रह जाता है। इस वजह से इनइक्वालिटी आती है। क्लास डिफरेंसेस, यानी कि वर्ग विभाजन हो जाते हैं, एक वर्ग का पीछे रह जाना, एक वर्ग का आगे बढ़ जाना, या यूँ कहें एक वर्ग का बैकवर्ड रह जाना। तो ये क्लास डिफरेंस की वजह से भी इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। स्किल मिसमैच, यानी कि कौशल की कमी का होना, यानी कि कोई ज़्यादा स्किल्ड हो गया तो वहाँ से उसका लेवल ऊपर चला जाता है, जो अनस्किल्ड रह गए वो पीछे रह जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोज़गारी की वजह से भी इनइक्वालिटी आती है, क्योंकि बेरोज़गारी के साथ फ्री क्या आती है? गरीबी आती है। डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव, यानी समाज के एक वर्ग को दबा कर रखना, उसको छुआ-छूत के नाम पे, नीची जात के नाम पर, या किसी भी एक्स वाई जेड की वजह से अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उससे भी क्या होती है? इनइक्वालिटी बढ़ती है। बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक डेब्ट, यानी कि सार्वजनिक ऋण क्या होता है? देखो, सार्वजनिक ऋण का क्या मतलब होता है? सरकार द्वारा लिया जाने वाला लोन।
सिंपल सी बात है। अब देखो सरकार कई सारे काम करती है तो ये है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को मैं इसके यहाँ पे थोड़ा-सा पूरा क्लियर ही समझा देता हूँ, एक ही साथ ये पब्लिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आपके पल्ले पड़ जाएगा। देखो, सरकार की होती है इनकम, जिसको बोलते हैं पब्लिक इनकम। फिर होते हैं सरकार के खर्चे, जिसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंसेस। सरकार की इनकम किससे होती है? टैक्स से और नॉन टैक्स से, जिसमें सरकार की फीस, फाइन, जुर्माने ये सब आ जाते हैं और टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आ जाती है। सरकार करती है एक्सपेंसेस, पब्लिक ही नाम लगता है इनके आगे, पब्लिक एक्सपेंसेस, पब्लिक। सरकार के एक्सपेंसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं, इनकम क्या होती है? कम होती है। तो इनकम कम और खर्चे ज़्यादा, इसको बोलते हैं डेफिसिट। क्या कहते हैं? डेफिसिट, यानी कि घाटा कहती है। अब सरकार इस घाटे की व्यवस्था 3 तरीके से करती है। एक तो क्या करे, टैक्स की क्या कर दे, रेट बढ़ा दे। टैक्स की रेट बढ़ा देंगे तो रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन ये हर बार करना सही नहीं होता है, या टैक्स की रेट बढ़ाना भी सही नहीं होता। फिर एक और होता है सरकार के पास ऑप्शन, न्यू नोट प्रिंट कर ले, यानी कि नई करेंसी प्रिंट कर ले, क्योंकि सरकार के पास तो मशीन है, नए नोट छाप सकती है। तो नए नोट का छापना हिनात प्रबंधन कहा जाता है, तो वह भी करती है सरकार। और एक होती है सरकार क्या ले ले, लोन ले ले। तो सरकार थोड़ा-थोड़ा ही काम सारा ही कर लेती है और लोन पे थोड़ा ज़्यादा डिपेंड करती है सरकार। तो लोन जब लेती है सरकार तो इसको बोलते हैं पब्लिक डेब्ट, यानी कि सार्वजनिक ऋण। अब ये जो ऋण होता है ये 2 तरीके से होता है, एक तो देश के भीतर से यानी कि इंटरनल लोन, और एक लिया जाता है देश के बाहर से यानी कि एक्सटर्नल लोन। इंटरनल लोन में जैसे आरबीआई से ले लिया, एसबीआई से ले लिया, देश के ही अंदर से ले लिया। और बाहर से लेना जैसे आईएमएफ से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, कहीं दूसरी कंट्री से ले लिया, तो ये होता है एक्सटर्नल लोन। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब लोन चाहे कैसा भी हो, लोन पे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो लोन यदि ज़्यादा ले लिया जाएगा तो डेफ़िनेट सी बात ही ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये पब्लिक डेब्ट है, इसको अब हम समझ लेते हैं। Public debt refers to the loans and liabilities taken by the government to meet budget deficits, development needs और emergency expenditures। यानी कि सार्वजनिक ऋण वह ऋण होता है जो सरकार बजट घाटे को पूरा करने के लिए, विकास कार्यों के लिए या आपातकालीन खर्चों के लिए उसको लोन लेना पड़ता है। यानी कि डेफ़िसिट भी हो सकता है, बजट डेवलपमेंट की नीड भी होती है और इमरजेंसी एक्सपेंडिचर भी होती है। कई बार अपन सुनते नहीं कि फलाना प्रोजेक्ट फ्रांस के सहयोग से किया, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया, तो वो सहयोग क्या है? उन्हीं है। टाइप्स ऑफ पब्लिक डेब्ट, यानी कि सार्वजनिक ऋण के प्रकार। अभी हमने बात करी इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट, यानी कि आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण। लोन्स टेकन विद इन द कंट्री, यानी कि जब देश के भीतर से ही लोन लिया जाए, जैसे आरबीआई से, बैंक से ले लिया, देश के नागरिकों से ले लिया, तो वह इंटरनल डेब्ट कहा जाता है। एक्सटर्नल डेट की बात करें तो लोन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा, यानी कि विदेशों से, आईएमएफ से, विश्व बैंक से या अन्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से अगर लोन लेते हैं तो उसे एक्सटर्नल डेब्ट यानी कि बाहरी बाहरी ऋण कहा जाता है। बात करते हैं रीजन फॉर पब्लिक डेब्ट, यानी कि सार्वजनिक ऋण लेने के क्या रीजन है। पहला है बजट डेफिसिट, यानी कि बजट घाटा, यानी कि सरकार की इनकम का कम होना और एक्सपेंसेस का ज़्यादा होना, उसके लिए लोन लेना पड़ता है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कई विकास परियोजनाएं हैं, उनके लिए लोन लेना पड़ता है। वॉर और नेचुरल डिजास्टर, यानी युद्ध हो जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, उनके लिए, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा, यानी कि जो वॉर हो जाए, युद्ध हो जाए, उन सिचुएशन में भी लोन की ज़रूरत पड़ती है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए भी लोन लेना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, यानी कि जब जो हमारी संरचना है, अधोसंरचना है, या यूँ कहें जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना होता है, तब लोन की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ेक्ट्स क्या है लोन लेने के, यानी कि सार्वजनिक ऋण तो ले लिया लेकिन इसके प्रभाव क्या है? दोनों ही हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव कैसे? इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट, यानी कि सरकार मतलब देश में विकास के लिए निवेश को ये क्या करता है? मोटिवेट करता है, क्योंकि कई तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलते हैं, तो कई तरीके का इससे रोज़गार भी जनरेट होता है और कई तरीके का इन्वेस्टमेंट भी इससे जनरेट होता है। तो ये तो इसका पॉजिटिव ही हो गया। इम्पैक्ट नेगेटिव क्या है? लोन का बर्डन हो जाता है, हाई इंटरेस्ट रेट पेमेंट करनी पड़ती है, यानी कि हमें ब्याज ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है। यानी कहा नहीं जाता है कि आप बजट उठा के देखो, इकोनॉमिक सर्वे देखो कि देश ₹100 कमाता है तो तकरीबन 25 से ₹30 किस-किस के देता है, वह ब्याज के पे कर रहा है। तो यानी कि जो इंटरेस्ट है उसका क्या है, वो बर्डन ज़्यादा हो जाता है। ये नेगेटिव इसका इम्पैक्ट आ रहा है। बात करें फीचर्स ऑफ गुड टैक्स सिस्टम, यानी कि एक अच्छा कर तंत्र क्या होना चाहिए, यानी उसकी क्या विशेषताएँ होती है। A good tax system should be fair, simple, efficient and productive, यानी कि एक अच्छा कर तंत्र
सरल होता है, न्याय संगत होना चाहिए, कुशल होना चाहिए और सबसे अच्छी बात वह प्रोडक्टिव होना चाहिए, उत्पादक होना चाहिए। क्या है उसकी विशेषताएँ? पहला है इक्विटी यानी कि न्याय। टैक्सेस शुड बी फेयर, रिच शुड पे मोर यानी कि कर न्यायपूर्ण होना चाहिए और अमीर ज़्यादा कर दे और गरीब कम कर दे या फिर जिसकी इनकम नहीं है वह कर ही ना दे। प्रगतिशील होना चाहिए यानी कि प्रोग्रेसिव, इनकम बढ़े तो टैक्स भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता, टैक्स पेयर शुड नो द रेट, टाइम एंड मेथड ऑफ टैक्स पेमेंट यानी कि करदाता को कर की क्या रेट है, कब देना है, किस विधि से ये देना है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए और क्लियर कट होनी चाहिए। तो सर्टेनिटी होनी चाहिए टैक्स सिस्टम में। कन्वीनिएंट होना चाहिए यानी कि टैक्स कलेक्शन शुड बी ईज़ी फॉर बोथ टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट यानी कि सुविधाजनक होना चाहिए कर संग्रह करने वालों के लिए भी और कर देने वालों के लिए भी, यानी कि सरकार के लिए और करदाता दोनों के लिए जो सिस्टम है वह कन्वीनिएंट होना चाहिए, यानी कि ईज़ी होना चाहिए। इकोनॉमी यानी कि मितव्ययिता, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी लो, यानी कि जो कर संग्रह की जो लागत है वह कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार ₹100 का टैक्स कलेक्शन करती है, उसमें ₹60 तो कलेक्शन में ही खत्म हो जाते हैं, तो क्या फ़ायदा है इससे? तो ये होना चाहिए इकोनॉमिक यानी कि कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए टैक्स कलेक्शन की। सिंप्लिसिटी यानी कि सरलता, टैक्स रूल्स मस्ट बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड यानी कि जो कर के नियम है वह स्पष्ट होने चाहिए और सरल होने चाहिए ताकि टैक्स पेयर इजीली इस बात को समझ सके कि मुझे एग्जैक्ट कितनी अमाउंट एज ए टैक्स पे करनी। इलास्टिसिटी यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लोच होनी चाहिए इसमें। रेवेन्यू शुड इंक्रीज व्हेन इनकम इंक्रीजेज यानी कि आय बढ़ने पे टैक्स भी बढ़े, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आय तो बढ़ गई लेकिन सरकार का रेवेन्यू कम हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोच, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता होनी चाहिए इसमें। टैक्स सिस्टम मस्ट जनरेट एनफ रेवेन्यू यानी कि कर तंत्र पर्याप्त राजस्व जनरेट करे, प्रदान करे, ऐसा होना चाहिए। बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार की शर्तें, टीओटी जिसको कहा जाता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन द प्राइसेस ऑफ ए कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स यानी कि व्यापार की शर्तें किसी देश के निर्यात और आयात की कीमतों के अनुपात को दर्शाती है, यानी कि उसके निर्यात और आयात की कीमतों में क्या अनुपात है वह दर्शाती है उसकी टीओटी, यानी कि वह उसकी टीओटी कही जाती है। इट शोज हाउ मच इम्पोर्ट गुड्स ए कंट्री कैन गेट इन एक्सचेंज फॉर इट्स एक्सपोर्ट गुड्स यानी कि यह बताती है कि निर्यात के बदले देश कितना आयात प्राप्त कर सकता है, उनके बीच में क्या रेशियो है वह बता चलता है उसकी टीओटी से। फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स अपॉन इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100 यानी कि निर्यात मूल्य सूचकांक अपॉन आयात मूल्य सूचकांक गुणा 100। इससे हम टीओटी फाइंड आउट करते हैं। टाइप बात कर लेते हैं किस टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है टीओटी। नेट बार्टर टीओपी, टीओटी यानी कि शुद्ध वस्तु विनिमय टीओटी। इनकम टीओटी यानी कि आय टीओटी। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि सकल वस्तु विनिमय टीओटी। इंटरप्रिटेशन की बात करें, यदि टीओटी 100 से ज़्यादा है दैट मीन्स ये किसी देश के लिए अनुकूल है, फेवरेबल है। यदि 100 से कम है तो ये अनफेवरेबल है यानी कि प्रतिकूल है। यानी कहते नहीं क्या कि व्यापार की शर्तें देश के अनुकूल होनी चाहिए, दैट मीन्स उसका 100 से ऊपर होनी चाहिए। आयात और निर्यात का जो रेशियो है वह सही कंडीशन में होना चाहिए, वही टीओटी कही जाती है। अब बात करते हैं आईएमएफ की यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF is an international financial institution established in 1944 to ensure global monetary cooperation and financial stability यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है, उसको बनाए रखना इसका क्या है उद्देश्य। यानी कि जब वर्ल्ड बैंक वगैरह डेवलप हो रहे थे उसके साथ आईएमएफ भी क्या हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी 1944 में और इंडिया इसका फाउंडर कंट्री भी रहा हुआ है। क्या काम करता है? फंक्शंस ऑफ आईएमएफ यानी कि इट प्रोवाइडिंग लोन्स टू मेंबर कंट्रीज यानी कि जो इसके सदस्य देश है उनको ये ऋण देता है। एंश्योरिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये जो विनिमय दर है उसको स्थिर रखने की कोशिश करता है। प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस यानी कि तकनीकी सहायता प्रदान करता है। हेल्पिंग कंट्रीज ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि आर्थिक संकट में देशों की ये क्या करता है, मदद करता है। ये इसके क्या है, फंक्शंस हैं। रोल क्या है आईएमएफ का, किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके का पूछा जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय आईएमएफ, व्हाट आर एक्सप्लेन इट्स फंक्शन एंड व्हाट आर द रोल ऑफ आईएमएफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया यानी कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए आईएमएफ की क्या भूमिका है।
इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी, ये ऋण सुविधाएँ देता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इट सपोर्ट्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये संरचनात्मक सुधारों में सहयोग देता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी कि भुगतान संतुलन को बनाए रखने में ये मदद करता है। बीओपी का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक्सपोर्ट का क्या होना, ज़्यादा होना, और इम्पोर्ट का क्या होना, कम होना, यानी कि पॉजिटिव करने के लिए हेल्प करता है। इट ऑफर्स ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, यानी कि वित्तीय विशेषज्ञता और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना इसका क्या करता है, इसमें भी इसका रोल है, इसका भी ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस क्वेश्चन के या यूँ कहें इस पेपर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर वाला जो वीडियो है वो आपको ज़रूर देखना है। जस्ट अभी आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब हमने अभी तक वो क्लास अपलोड नहीं करी है। यदि आप बाद में देख रहे हो तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर का वीडियो हम अपलोड कर देंगे। आप हमारे चैनल के पे जुड़े रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, टाइम टू टाइम आप प्लेलिस्ट विज़िट करते रहिए। कई प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है आपको इस क्लास की वो मिलेगी हमारी वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ तक क्लास पे बने रहने के लिए थैंक यू फॉर दी बीइंग विद अस एंड स्टे कनेक्टेड विद करियर रेडीनेस। जल्द ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।